Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the Draft Pesticides Management Bill 2025. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जाहिर सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई एक ऐसा कानून जो 50 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है, उसे बदलने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? अब तक हम इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968 का इस्तेमाल कर रहे थे। जरा सोचिए, ये कानून तब बना था जब देश में ग्रीन रेवोल्यूशन बस शुरू ही हो रहा था। आज के जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं, जैसे कि न्यू जनरेशन एग्रोकेमिकल्स, ड्रोन से स्प्रे करना, क्लाइमेट चेंज का असर और सबसे जरूरी नकली पेस्टिसाइड्स की वजह से जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, इन सब चीजों के लिए 1968 का एक्ट सच कहें तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसीलिए इस नए बिल को आप सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव शिफ्ट है। इट्स नॉट जस्ट एन अपडेट, इट्स अ कंप्लीट ओवरऑल भारत के पूरे पेस्टिसाइड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का। तो चलिए इस शिफ्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो एक तरफ है हमारा 1968 का पुराना एक्ट और दूसरी तरफ है ये 2025 का नया बिल। अब ये नया बिल उन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है जो सालों से चली आ रही थी। इसका असल मकसद है पेस्टिसाइड की क्वालिटी को बढ़ाना, मॉडर्न प्रैक्टिसेस को शामिल करना, जैसे ड्रोन्स के इस्तेमाल को रेगुलेट करना और उन सभी मुद्दों को सुलझाना जिन्हें 1968 का एक्ट कभी ठीक से एड्रेस ही नहीं कर पाया। तो अब आते हैं इस बिल के दिल पर, यानी इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स पर। आखिर इस नए कानून से सरकार क्या हासिल करना चाहती है? ये पुराने एक्ट की कमियों का सलूशन कैसे बनेगा? लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला, ये सुनिश्चित करना कि किसानों को सेफ और अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स मिले। दूसरा, नकली या मिलावटी पेस्टिसाइड्स पर लगाम लगाना, जिनकी वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है। तीसरा, बायोपेस्टिसाइड्स जैसे सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स को बढ़ावा देना। और चौथा, जो कि शायद सबसे जरूरी है, वो है पेस्टिसाइड से इंसानी सेहत और हमारे एनवायरनमेंट को होने वाले खतरों को कम से कम करना। अब देखिए, कोई भी कानून कागज पर तो बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन वो जमीन पर इफेक्टिव तभी होता है जब उसके पीछे एक मजबूत इंप्लीमेंटेशन मशीनरी हो। तो आइए देखते हैं कि इस बिल के तहत कौन कौन सी की इंस्टीट्यूशंस बनाई जा रही हैं। और हाँ, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इस गवर्नेंस फ्रेमवर्क को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए इस कीवर्ड को नोट कर लीजिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, यानी इसे पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया जाएगा। इसका काम क्या है? इसका काम है साइंटिफिक और टेक्निकल सलाह देना। बोर्ड ये सलाह देगा कि कौन से पेस्टिसाइड्स को मंजूरी देनी चाहिए या बैन करना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए और पॉइजनिंग के मामलों को कैसे मॉनिटर करना है। मतलब ये एक एविडेंस बेस्ड एडवाइजरी बॉडी है, ताकि कोई भी फैसला मनमाने ढंग से न लिया जाए। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है, वो है रजिस्ट्रेशन कमेटी। आप इसे इस पूरे सिस्टम का असली रेगुलेटरी गेट कीपर समझ सकते हैं। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और इसके पास सभी पेस्टिसाइड्स के रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने की पावर होगी। यही कमेटी आखिर में यह तय करेगी कि कौन सा पेस्टिसाइड बाजार में आएगा और कौन सा नहीं। सो द बक स्टॉप्स हियर। तो इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर का फ्लो कैसा होगा? बहुत आसान है। स्टेप 1, सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड अपनी साइंटिफिक सलाह देगा। स्टेप 2, उस सलाह के आधार पर रजिस्ट्रेशन कमिटी रेगुलेटरी अप्रूवल देगी। और आखिर में स्टेप 3, स्टेट लेवल पर एक लाइसेंसिंग ऑफिसर उस पेस्टिसाइड को बनाने और बेचने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। ये एक बिल्कुल क्लियर टॉप टू बॉटम अप्रोच है, जिसमें साइंटिफिक एडवाइस, रेगुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के रोल्स को साफ साफ बांटा गया है। चलिए अब इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट को देखते हैं। मतलब इस नए कानून के तहत एक पेस्टिसाइड का लैब से लेकर किसान के खेत तक का सफर आखिर होगा कैसा? पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये एक बड़ा ही सिंपल और लीनियर प्रोसेस है। सबसे पहले पेस्टिसाइड्स को रजिस्ट्रेशन कमेटी के पास डिजिटली रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेट लाइसेंसिंग ऑफिसर से बनाने और बेचने के लिए डिजिटल लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस मिलने के बाद स्टेट्स को अनिवार्य रूप से सर्विलेंस करनी होगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे सिस्टम को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, जो गुड गवर्नेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। और हाँ, इस सर्वेलेंस में एक बहुत ही जरूरी प्रोविजन है। इस बिल के तहत पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के हर एक केस को मैंडेटोरीली रिपोर्ट और एनालाइज करना होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट सेंटर को भेजनी होगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे देश में पहली बार पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का एक नेशनल डेटाबेस बनेगा, जो अब तक था ही नहीं। दिस इज क्रूशियल फॉर डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। देखिए, कोई भी कानून बिना स्टिक के, मतलब बिना सजा या जुर्माने के इफेक्टिव नहीं हो सकता।
तो आइए देखते हैं कि नियम तोड़ने वालों के लिए इस बिल में क्या एनफोर्समेंट मैकेनिज्म रखा गया है। अब जो चीज यहां आपका ध्यान खींचेगी वो है जुर्माने की रकम। गंभीर अपराधों के लिए जैसे कि बैंड या नकली पेस्टिसाइड्स बेचना, मैक्सिमम पेनल्टी 40 लाख रुपए तक है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिटरेंट है जिसका मकसद इस गैर कानूनी धंधे को अनप्रॉफिटेबल बनाना है। यह बिल एक ग्रेडेड पेनाल्टी स्ट्रक्चर भी इंट्रोड्यूस करता है, मतलब जैसा अपराध वैसी सजा। गंभीर अपराधों के लिए सजा ज्यादा है जबकि छोटे मोटे अपराधों के लिए कम। मेंस के आंसर के लिए यह एक बहुत अच्छा एनालिटिकल पॉइंट है। यह दिखाता है कि सजा तय करने में प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है, जो कि एक बहुत ही न्यूआंस्ड अप्रोच है। अच्छा, तो ये पेनल्टीज लगाएगा कौन? ये काम स्टेट लेवल पर एक एजुडिकेटिंग ऑफिसर करेगा। इस ऑफिसर के पास पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट होंगी और वो कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एक पूरी इंक्वायरी करेगा। अगर कोई इस ऑर्डर से सहमत नहीं है तो वो 60 दिनों के अंदर स्टेट की हायर अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। इससे एक फेयर क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस सुनिश्चित होता है। चलिए अब इस बिल का एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे की राह या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ये पॉइंट्स आपको एक बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग मेंस आंसर लिखने में बहुत मदद करेंगे। तो कुछ की रिकमेंडेशंस हैं। पहला, रिस्क रिडक्शन को ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी बनाना चाहिए। दूसरा, स्टेट्स को और ज्यादा एम्पावर करना चाहिए ताकि वो अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेस्टिसाइड शायद पंजाब के एग्रो इकोसिस्टम के लिए सेफ हो, जरूरी नहीं कि वो वेस्टर्न घाट्स की फ्रैजाइल इकोलॉजी के लिए भी सेफ हो। तीसरा, छोटे डीलर्स को डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए सपोर्ट देना होगा, जैसे ट्रेनिंग और सब्सिडीज, क्योंकि हर कोई टेक सेवी नहीं होता। और चौथा, पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस को और मजबूत करना होगा, मतलब ये चेक करना कि लाइसेंस मिलने के बाद पेस्टिसाइड्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो अंत में ये बड़ा सवाल बचता है, क्या ये बिल वाकई में हमारी एग्रीकल्चर और हमारे एनवायरनमेंट दोनों को भविष्य के लिए सुरक्षित कर पाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.